हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ेंगे आज क्लास 9th का लास्ट टॉपिक, जिसको हम लोग ई वेपोराइजेशन कहते हैं। आपने वेपोराइजेशन तो सुना होगा, लेकिन ई वेपोराइजेशन हो सकता है आपने सुना ना हो, क्योंकि वेपोराइजेशन वेपर का बनना, वेपोराइजेशन का जो प्रोसेस है डेली लाइफ में यूज़ होने वाला टर्म है, बट ई वेपोराइजेशन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ नहीं करते हैं। तो ई वेपोराइजेशन होता क्या है, पहले हम लोग वेपोराइजेशन समझते हैं। वेपोराइजेशन मतलब वेपर बनना। हमने एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर में हमने वाटर डाला और नीचे एक बर्नर लगा दिया, और बर्नर लगा दिया और कुछ समय इसको हीट कर दिया और इसके वेपर बनने स्टार्ट हो गए। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा, मैंने एक कंटेनर लिया, उस कंटेनर में मैंने वाटर रखा और इसके वाटर के वेपर अपने आप बन रहे हैं भाई, रूम टेम्परेचर पे या नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे वेपर बन रहे हैं। तो अगर हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके वेपर बनाते हैं तो इस प्रोसेस को हम वेपोराइजेशन कहते हैं, वेपोराइजेशन। और कोई लिक्विड नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे, मतलब अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर वेपर बनाता है तो उस प्रोसेस को हम लोग ई वेपोराइजेशन कहते हैं। दिस इज द बेसिक डिफरेंस। मतलब समझिए आप, मतलब ये है कि अगर हम किसी लिक्विड को उसके बॉइलिंग पॉइंट पे हीट करके वेपर बनाते हैं तो उसको वेपोराइजेशन कहते हैं, और उसके बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे अगर हम लोग वेपर बनना स्टार्ट कर देता है, जैसे हमने कमरे में एक कंटेनर में, किसी कंटेनर में पानी रखा और धीरे 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 2-3 दिन में वो पानी पूरी तरह से ख़त्म हो गया, तो पानी गया कहाँ? क्या कमरे का टेम्परेचर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है? आंसर इज नो सर। 100 डिग्री टेम्परेचर रूम का हो ही नहीं सकता। पर वाटर गया कहाँ? वाटर ने क्या कर रखा है? वाटर ने सराउंडिंग में जो हीट एनर्जी थी, जो इसके चारों तरफ हीट एनर्जी थी, उसको एब्जॉर्ब किया और अपने आप को वेपर में कन्वर्ट कर लिया। दैट इज कॉल्ड ई वेपोराइजेशन। दिस इज द सरफेस फिनोमिनन, सरफेस पे होने वाला प्रोसेस है। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। और अगर उसी लिक्विड का हमको तुरंत वेपर बनाना है, कुछ करना थोड़ी ना है हमको ले जाके उसको गैस बर्नर पे रखना है, बर्नर ऑन करना है, धीरे धीरे देखेंगे जब बॉइलिंग पॉइंट अचीव करेगा आपके सारे के सारे लिक्विड वेपर बना के उड़ने लगेंगे, उसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। मतलब यहाँ बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर का डिफरेंस है, ये नॉर्मल अपने आप होने वाला प्रोसेस है। तो ई वेपोराइजेशन क्या है? डिफिनीशन मैंने लिखा है, द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर। The process in which liquid change into vapors below its boiling point is called evaporization. The process in which liquid change into vapor below its boiling point is called evaporization, and the evaporization is surface phenomenon. सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल, मतलब इस आपको पसीना हुआ है, तो पसीना हुआ है तो इस सरफेस की जो पसीना है, जो लिक्विड है, इस सरफेस के लिक्विड मॉलिक्यूल सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब करके वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोराइजेशन। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ बेटा। और व्हाट इज द वेपोराइजेशन? द प्रोसेस इन विच लिक्विड चेंज इनटू वेपर्स एट देयर बॉइलिंग पॉइंट। अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कोई लिक्विड अगर वेपर में कन्वर्ट होता है तो इसको हम लोग वेपोराइजेशन कहते हैं। और अगर वही लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होता है अपने बॉइलिंग पॉइंट से कम टेम्परेचर पे, तो उस प्रोसेस को हम लोग ई वेपोराइजेशन कहते हैं। तो कहीं कहीं ई वेपोराइजेशन फास्ट होता है और कहीं कहीं ई वेपोराइजेशन स्लो होता है। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक इसी में पढ़ेंगे, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ ई वेपोराइजेशन। ई वेपोराइजेशन को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं। तो हम लोगों से गलती क्या होती है 9th क्लास में, हम लोगों को हेडिंग ही भूल जाता है। तो उस हेडिंग को याद करने का बहुत अच्छा तरीका है, आप ऐसे समझिए कि आप एक पर्सन हो जिसके पास स्विफ्ट कार नहीं है। तो अगर स्विफ्ट कार नहीं है तो अपने दोस्त से कहोगे नहीं था स्विफ्ट कार, स्विफ्ट कार था ही नहीं मेरे पास, तो मैं स्विफ्ट कार से आऊँ कहाँ पढ़ने के लिए। तो ये ट्रिक आपको याद करना पड़ेगा। ये केवल आपके अपने दिमाग में होना चाहिए, आपके टेक्स्ट बुक में होना चाहिए। आपको केवल और केवल क्या करना है, इसको लर्न करना है। हेडिंग इस तरह से, नहीं था स्विफ्ट कार करके आपको एक छोटा सा बात याद होना चाहिए। तो नहीं का क्या मतलब है? ना का मतलब है नेचर ऑफ लिक्विड, ही का मतलब है ह्यूमिडिटी,
था का मतलब है टेम्परेचर, स्विफ्ट में एस से मतलब है सरफेस एरिया और डब्ल्यू से मतलब है विंड स्पीड। तो दीज आर द 5 फैक्टर दैट अफेक्टिंग इवेपोराइजेशन। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, नंबर 2 ह्यूमिडिटी, नंबर 3 टेम्परेचर, नंबर 4 सरफेस एरिया एंड नंबर 5 इज विंड स्पीड। ये 5 फैक्टर हैं जो आपके इवेपोराइजेशन प्रोसेस को क्या करेंगे, इफेक्ट करेंगे। तो नहीं था स्विफ्ट कार करके याद कर सकते हो, या जो लोग कार्टून देखते हैं वो क्या कह सकते हैं, निंजा हथौड़ी को देखा। 100 मतलब होता है देखा, निंजा हथौड़ी कह सकते हैं। मतलब निंजा से हो जाएगा, एन से हो जाएगा नेचर ऑफ लिक्विड, एस से हो जाएगा ह्यूमिडिटी, टी से हो जाएगा टेम्परेचर, 100 का मतलब हो जाएगा सरफेस एरिया एंड विंड स्पीड। तो ये आप डिफरेंट तरीके से इस 5 हेडिंग को क्या कर सकते हो, लर्न कर सकते हो। अब इसको समझते हैं हम लोग बढ़िया से, तब तक इसको आप नोट करिए। हाँ तो बच्चों हम लोग देखेंगे इवेपोराइजेशन का फैक्टर को बारे में समझेंगे। पहला फैक्टर जो हमने बताया नेचर ऑफ लिक्विड। लिक्विड का नेचर, सारे लिक्विड एक जैसे नहीं होते हैं, ये आप हमको पता होना चाहिए। हमने देखिए 2 कंटेनर ले रखा है, एक कंटेनर में आपका नॉर्मल वाटर है और दूसरा कंटेनर जिसमें स्पिरिट है। स्पिरिट क्या होता है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल। अगर मैं इन दोनों को स्मेल करता हूँ तो वाटर से कोई स्मेल नहीं आती है, जबकि स्पिरिट से एक स्पेसिफिक स्मेल आपको आ रही है, आपको पता है। स्पिरिट अगर आपको नहीं समझ में आया है तो आप क्या कर सकते हो, पेट्रोल ले सकते हो, डीजल ले सकते हो। आप कहते हो कि अगर गाड़ी का ढक्कन ओपन है तो पेट्रोल उड़ रहा है मतलब वेपर बन रहा है। तो ये जो आपका लिक्विड है और ये आपका जो स्पिरिट है, दोनों में इवेपोराइजेशन का प्रोसेस क्या है, अलग अलग है, क्योंकि दोनों का लिक्विड का नेचर डिफरेंट है। तो अगर दोनों को हम लोग नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे चेक करेंगे तो हम लोग कहेंगे ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आपका बहुत तेज़ी से वेपर बना रहा है, बाकी ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वेपर बनाने की टेंडेंसी इसके स्पिरिट के कंपेयर में कम है। तो स्पिरिट जैसे बहुत सारे लिक्विड होते हैं और ऐसे लिक्विड को हम लोग क्या कहते हैं, ऐसे लिक्विड को हम लोग वोलेटाइल लिक्विड कहते हैं। तो लिक्विड 2 टाइप के होंगे। इस स्पिरिट के कंपेयर में आपका वाटर कैसा लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल है। तो 2 टाइप के लिक्विड आपके निकल के आए। एक लिक्विड निकल के आया आपका वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड क्या क्या होते हैं, वोलेटाइल की बात करें, वोलेटाइल लिक्विड आपका हो सकता है पेट्रोल हो सकता है, डीजल हो सकता है ना, आपका एल्कोहल हो सकता है, स्पिरिट जिसमें आइसोप्रोपिल एल्कोहल रहता है वो हो सकता है, ये इथेनॉल है, ईथर हो सकता है, और जो आप थिनर लेते हो नेल पॉलिश रिमूव करने वाली जो केमिकल होती है एसीटोन, वो भी आपका कैसा लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड है। ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे वाटर के कंपेयर में बहुत तेज़ी से वेपर बनाते हैं। और अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर इनके कंपेयर में कैसा लिक्विड है, नॉन वोलेटाइल लिक्विड है। अब आपने क्या कर रखा है, आपने क्या कर ले रखा है, आपने एक रुमाल ले रखा है। मतलब ये रुमाल कैसा है, इस रुमाल को आपने क्या कर रखा है, पहले आपने इसको वाटर में डाला, फिर आपने इसको स्पिरिट में डाला। तो पहले हम इसको वाटर में डालते हैं, है ना, वाटर में डालेंगे। वाटर में तो क्या करेंगे, देखिए हमने इसको पानी के अंदर डाला, इसको पानी के अंदर हमने क्या करके रखा है, भिगो दिया है ना, ये पानी लग गया इसके अंदर पूरा। अब हम इसको जाते हैं बाहर या कमरे में या पंखे के नीचे कहीं धूप में इसको सुखाते हैं, है ना, और टाइम देख लेते हैं कि कितने समय के बाद ये क्या करता है, सूखता है। सपोज़ करो इसको सूखने में 15 मिनट लगता है, 15 मिनट, आफ्टर 15 मिनट आपका ये वाटर के थ्रू क्या हो जा रहा है, आपका ये लिक्विड आपका वाटर के थ्रू आपका ये रुमाल क्या कर जा रहा है, सूख जा रहा है। लेकिन अगर हम इसी रुमाल को किस में डालते हैं, स्पिरिट में डालते हैं, और स्पिरिट में डालते हैं, स्पिरिट में डालने के बाद आपको करना क्या है, इस रुमाल को फिर से ले जाके आपको धूप में या कहीं हवा के नीचे, पंखे के नीचे, या जहाँ पहले वाले रुमाल को आपने सुखाया था वहीं आप इसको भी सुखा दीजिए। दोनों का टाइम नोट कर लीजिए। एक आपका रुमाल सूखने में अगर 10 मिनट 15 मिनट लगता है तो दूसरा सूखने में 5 मिनट 4 मिनट 6 मिनट में सूख जाएगा। तो ऐसा क्या हुआ, इन दोनों लिक्विड में कुछ ना कुछ तो नेचर में चेंज है ही है। तो कहने का मतलब इवेपोराइजेशन आपका फास्ट होगा अगर वोलेटाइल लिक्विड में रखा है, वोलेटाइल लिक्विड में इवेपोराइजेशन फास्ट होगा, और नॉन वोलेटाइल लिक्विड में क्या होगा, इवेपोराइजेशन स्लो होगा। तो इस तरह से अगर हम पहले फैक्टर को समझने की कोशिश करते हैं नेचर ऑफ लिक्विड का, तो हम लोग यहाँ सिंपल बात कह सकते हैं बेटा, वेपोराइजेशन, इवेपोराइजेशन फास्ट है ना, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन फास्ट
इन वोलेटाइल लिक्विड, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं और कह सकते हैं रेट ऑफ इवेपोराइजेशन आपका क्या होगा, फास्ट होगा, तेजी से होगा, किसमें, वोलेटाइल लिक्विड में, इन वोलेटाइल लिक्विड। और अगर हम बात करेंगे नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल लिक्विड आपको मैंने लिख दिया तो आपने देख ही लिया होगा, ईथर है, एसीटोन है, स्पिरिट आपको मैंने दिखाया, ये सारी चीज़ें। और दूसरा अगर हम करेंगे तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन आपका क्या होगा, रेट ऑफ इवेपोराइजेशन आपका क्या होगा, स्लो होगा, किसमें, नॉन वोलेटाइल लिक्विड, स्लो इन नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो वोलेटाइल लिक्विड में आपका इवेपोराइजेशन फास्ट होगा और नॉन वोलेटाइल लिक्विड में आपका इवेपोराइजेशन क्या होने वाला है, स्लो होने वाला। तो इस तरह से नेचर ऑफ लिक्विड आपके प्रोसेस ऑफ इवेपोराइजेशन को क्या करने वाले हैं, इफेक्ट करने वाले हैं। आपने इसको, तो हमने आपको नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में बताया कि अगर आपका लिक्विड वोलेटाइल होगा तो इवेपोराइजेशन फास्ट होगा, और अगर लिक्विड आपका नॉन वोलेटाइल होगा तो आपका इवेपोराइजेशन स्लो होगा। अब अगर मैं कहता हूँ यही रुमाल जो मैंने आपका पानी के अंदर डुबाया है, ये जो रुमाल है इसको मैंने पानी के अंदर डुबाया है, या कोई कपड़ा है जिसको आपके मम्मी ने इसको साफ़ किया है पानी के साथ, और इस कपड़े को कहा बेटा जाओ आप इसको सुखाओ, सुखाइए, बाहर जाइए, इसको फैला के आइए। तो आप क्या करोगे, इसको दो जगह इसको फैलाया जा सकता है, या तो इसको या तो हम धूप में फैलाएं, या तो हम ऐसी जगह फैलाएं जहाँ धूप ना हो, शैडो हो, है ना। तो दो जगह इसको हम सुखा सकते हैं। तो अगर हम इसको धूप में सुखाएंगे तो आप बताइए, धूप में जल्दी से सूखेगा, और अगर हम इसको शैडो जगह पे, जहाँ छाया होगा, जहाँ धूप नहीं पहुँच रही होगी, जहाँ सनलाइट नहीं पहुँच रहा होगा, वहाँ सुखाएंगे तो इसको सूखने में क्या लग रहा है, समय लग रहा है। मतलब अगर हम कहेंगे टेम्परेचर आपका, जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है वहाँ रेट ऑफ इवेपोराइजेशन तेज़ है, और जहाँ टेम्परेचर कम है वहाँ रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या हो रहा है, आपका स्लो हो रहा है। तो हम लोग यहाँ बता सकते हैं टेम्परेचर इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इवेपोराइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा टेम्परेचर होगा आपका उतना तेज़ी से इवेपोराइजेशन होगा, और जितना कम टेम्परेचर होगा उतना इवेपोराइजेशन का रेट क्या होने वाला है, स्लो होने वाला है। अब आप दो काम करिए, एक काम करिए, आपके मम्मी ने इस रुमाल को दिया सुखाने के लिए, और आपने क्या किया, इस रुमाल का खूब छोटा सा ऐसे पुड़िया बना लिया, ऐसे इस तरह से, और आपकी मम्मी ने कहा भाई ये रुमाल 10 मिनट में जल्दी से धूप में सुखा के लाइए। तो आपने रास्ते में जाते समय आपने इसको ऐसे छोटा सा मोड़ के ऐसे पुड़िया बना लिया, इस तरह से, इतना छोटा और छोटा, ठीक है ना, इतना छोटा सा बना लिया। और 10 मिनट बाद जब आप रुमाल को लेके आ रहे हो छत के ऊपर से, तो आप देख रहे हो ये सूख ही नहीं रहा है, फिर आपको घर पे मार पड़ रही है। तो आपने सोचा कि यार पहले तो मैंने इसको सुखाया था जो ओपन करके, तो 10 मिनट में सूख गया था, लेकिन जब इसको छोटा कर दिया तो ये क्यों नहीं सूख रहा है। अब इसका रीज़न है, यहाँ भी रेट ऑफ इवेपोराइजेशन इफेक्ट कर रहा है। जब इसको आपने ओपन किया था, इस तरह से बड़ा किया था, तो आपके रुमाल का सरफेस एरिया क्या था, आपका ज़्यादा था, और जब आपने इसको छोटा कर दिया तो इस रुमाल का सरफेस एरिया क्या हो गया, आपका कम हो गया है। तो इस तरह से अगर ये हैंकी का सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन कम हो जाएगा, और अगर हैंकी का सरफेस एरिया बढ़ा देते हो तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या हो जाएगा, आपका फास्ट हो जाएगा। तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर सरफेस एरिया आपका ज़्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन ज़्यादा होगा, अगर सरफेस एरिया कम है तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन क्या होगा, आपका कम होगा। अगला जो फिफ्थ आपका फैक्टर है जिसको हम लोग कहते हैं विंड स्पीड, हवा की स्पीड। एक क्या हुआ, एक ऐसा कंडीशन हुआ कि आपका धूप ही नहीं निकल रहा, पूरा आसमान में बादल छाए हुए हैं, बारिश जैसा मौसम बना हुआ है ना, बारिश हो रहा है, आपके घर पे कपड़ा आपका बहुत सारा धुल दिया गया है, उसको सुखाना है। तो आपकी मम्मी कहेंगी बेटा इसको कमरे के अंदर, जो आपके कमरे के अंदर चेयर टेबल है उस पर रख सुखा दीजिए और पंखे को चला दीजिएगा। ये ज़रूर आपसे कहा जाएगा पंखे को चला दीजिएगा। मतलब अगर पंखा नहीं चलाते हैं तो कपड़ा सूखने वाला नहीं है, या तो सूख जाएगा तो बहुत समय लगेगा, और अगर पंखा चला देंगे तो कपड़ा जल्दी सूख जाएगा। मतलब विंड का स्पीड भी आपके रेट ऑफ इवेपोराइजेशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रोल प्ले करता है। कहने का मेरा मतलब है कि विंड स्पीड इज़ ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। जितना तेज़ हवा चलेगी उतने तेज़ी से आपका कपड़ा सूख जाएगा, उतना तेज़ रेट ऑफ इवेपोराइजेशन होगा, और जितना कम स्पीड रहेगी विंड की उतना स्लो आपका क्या होगा, इवेपोराइजेशन का प्रोसेस। तो आप सोच रहे होंगे कि सर ने नेचर ऑफ लिक्विड के बारे में बता दिया,
सर ने टेम्परेचर के बारे में बता दिया, सरफेस एरिया के बारे में बता दिया, विंड स्पीड के बारे में बता दिया, ह्यूमिडिटी के बारे में कोई बात ही नहीं कर रहे हैं, सीधे 5 फैक्टर पे है। तो ह्यूमिडिटी को भी हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं ह्यूमिडिटी होता क्या है, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ह्यूमिडिटी आपके इवेपोराइजेशन पे कैसे इफ़ेक्ट डालता है। 2 कंडीशन आप सोच के देखिए। एक कंडीशन कि आपका कोई बादल नहीं है, कोई बारिश नहीं हुआ, अच्छी धूप निकली हुई है, तो ये आपका क्या है, नो रेन डे, कोई रेन मतलब बारिश नहीं हुई है ऐसा दिन है। और एक ऐसा दिन है कि बारिश के तुरंत बाद धूप निकली हुई है। बारिश के बाद तुरंत धूप निकली मतलब बारिश हुआ है, उसके बाद आपका क्या निकला है, धूप निकला हुआ है। तो बारिश के बाद तुरंत धूप निकली है और यहाँ धूप आपका सनलाइट आपका पहले से है, नो रेन, यहाँ कोई रेन नहीं है। तो 2 दिन है, आपको 2 दिन चूज़ कर लीजिए। यही आपके पास कपड़ा है, इसको धुल लीजिए, है ना। और आप एक दिन, जिस दिन आपका बिल्कुल बारिश नहीं हुआ, सुबह अच्छी धूप निकली है, उस कपड़े को फैला के देखिए और टाइम नोट कर लीजिए और बैठे रहिए 10 मिनट, 5 मिनट, 7 मिनट, 8 मिनट, आप देखिएगा तब इसका सूखना। और एक देख लीजिए कि एक दिन बारिश हुई है खूब तेज़ी से सुबह के समय या कभी समय, उसके बाद धूप निकला है और तुरंत आपने उस रुमाल को धुला और उस हैंकी को आपने फैला दिया और वहाँ देखा आपने इसके सूखने का टाइम नोट कर लिया। इसको सूखने में इस दिन, जब बारिश के बाद धूप वाले दिन में ज़्यादा समय लगा, जबकि केवल जब सनलाइट था, केवल धूप थी, बारिश नहीं हुई थी उस दिन, तब इसको सूखने में क्या लगा, आपका कम समय लगा, यहाँ ज़्यादा समय लगा। तो यहाँ ज़्यादा समय लगा, यहाँ कम समय लगा, इसका क्या मतलब है, बारिश के बाद धूप का क्या मतलब है और धूप का क्या मतलब है, दोनों को समझिए। जब आपका बारिश के बाद धूप होगा तो बारिश में आपके वाटर होंगे और वाटर ड्रॉपलेट आपके किस में प्रेजेंट होंगे, एयर में मिक्स होंगे। व्हेन द वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इन द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। ऐसे एयर को हम लोग क्या कहते हैं, ह्यूमिड एयर। और ह्यूमिड एयर में अगर हम रेट ऑफ इवेपोराइजेशन को चेक करने जाएंगे तो हम लोग कहेंगे ह्यूमिडिटी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोराइजेशन। मतलब जितना ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहेगी उतना कम इवेपोराइजेशन होगा और जितना कम ह्यूमिडिटी रहेगी उतना ज़्यादा इवेपोराइजेशन होगा। बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये ज़्यादा तो ये कम और ये कम तो ये ज़्यादा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए। तो जितने फैक्टर मैंने बताए हैं, 5 फैक्टर बताए हैं। नंबर 1 नेचर ऑफ लिक्विड, मतलब वोलेटाइल लिक्विड रहेगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन तेज होगा। दूसरा मैंने बताया है टेम्परेचर के बारे में, टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ इवेपोराइजेशन, ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ी से। सरफेस एरिया के बारे में हमने बात किया, ज़्यादा सरफेस एरिया ज़्यादा तेज़ी से इवेपोराइजेशन। विंड की स्पीड के बारे में हमने बात किया, हवा जितना तेज़ी से चलेगा रेट ऑफ इवेपोराइजेशन उतना फास्ट होगा। और लास्ट जो हमने बात की ह्यूमिडिटी की, सारे फैक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं, केवल एक फैक्टर है ह्यूमिडिटी, जिसको हमने बताया वाटर ड्रॉपलेट प्रेजेंट इनटू द एयर इज कॉल्ड ह्यूमिड एयर। और अगर ह्यूमिड एयर होगा तो रेट ऑफ इवेपोराइजेशन स्लो होगा। तो ज़्यादा ह्यूमिडिटी, कम इवेपोराइजेशन, तो बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। तो इस तरह से मैंने पूरा टॉपिक आपको इवेपोराइजेशन का बताया। होपफुली आपको समझ में आया होगा। और अगर अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।